तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास अब थोड़ा स्ट्रेच हो गया ना, 4:30 हमने स्टार्ट करी है, 5:30 तक जा सकती है क्लास। तो फाइन, लास्ट क्लास में हमने कंफर्मिटी पर बात कर ली थी, अब हमने कंप्लायंस से फर्दर स्टार्ट करना है। ठीक है, एक बार मैं जस्ट एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ लास्ट क्लास में हमने किन चीज़ों पर बात करी थी और ये लाइक टॉपिक क्या चल रहा है, सो दैट आप बिल्कुल ब्लैंक आउट फील ना करो जिसने अभी पहली बार ज्वाइन किया है चैप्टर 7 के लिए। सोशल इन्फ्लुएंस पर हम बात कर रहे हैं। सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब कि सोसाइटी हमारे बिहेवियर को कैसे प्रभाव कर डालती है ना। तो सोसाइटी आपके पास है, आपके आसपास कोई लोग हैं या लोग नहीं हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपके बिहेवियर पे, ये चीज़ हम समझने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, और सोशल इन्फ्लुएंस का जो मतलब है उसको हम बहुत सारे तरीकों से समझते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस को देखने के बहुत सारे मतलब लाइक आइडियाज़ हैं, वेज हैं। तो सोशल इन्फ्लुएंस में ऑलरेडी आपने कई सारे टॉपिक पढ़े थे, ग्रुप पोलराइजेशन, ग्रुप थिंक, वो भी सब सोसाइटी का तो इन्फ्लुएंस था। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब ज़्यादातर लोग हमारे आसपास होते हैं तब हम बिहेवियर मतलब उतना सही से नहीं करते हैं। लाइक किसी की हेल्प करनी है तो आप उतना सही से वो नहीं करोगे अगर बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि सिर्फ मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बाकी सब पे भी उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, तो बेसिकली अब इसमें हम फर्दर और इसके अंदर की चीज़ें पढ़ने वाले हैं, दैट इज कंफॉर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस। इन पर लास्ट क्लास में हम डिटेल में बात कर चुके हैं इसके बेसिक आइडिया की। स्टिल एक क्विक रिव्यू ये है कि कंफॉर्मिटी का मतलब होता है जब हम दूसरों के ओपिनियंस या दूसरों के साथ कंफर्म कर जाते हैं, एग्री कर जाते हैं। किसी ने आके हमसे कुछ बोला नहीं कि हम उनसे एग्री करें, स्टिल हम अपने आप से ही उनके साथ उनके ओपिनियन को ही वैलिडेट करते हैं और उनके साथ एग्री कर जाते हैं कि जैसा कोई दूसरा कह रहा है वही बात सही है, मुझे वैसा ही करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कंफर्मिटी। जैसे कि आप लेट से कोई बिहेवियर आप नहीं करना चाहते हैं बट आपके दोस्त चाहते हैं कि आप उस तरीके से बिहेव करो। राइट, आपने एक ट्रिप पर जाना है तो आपका एक दोस्तों का प्लान बन रहा है, आपसे अभी किसी ने बोला नहीं कि आप ट्रिप पर चलो उनके साथ, स्टिल आप अपने आप से ही उसका पार्ट लेने की कोशिश कर रहे हो कि क्योंकि मेरे दोस्त जा रहे हैं तो वो लोग जा रहे हैं तो चल मैं भी चले जाता हूँ, उनको बुरा ना लग जाए वगैरह, ऐसा सोच के किसी के बिना बोले आप अपने आप ही उनकी बात से एग्री कर गए, सहमत हो गए, इस तरीके से आप उनसे इन्फ्लुएंस हुए। तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसको हम कंफर्मिटी कहते हैं। यू कंफर्म्ड देम, राइट। एंड देन कम्स कंप्लायंस, जिसको हमने आज की क्लास में भी फर्दर डिस्कस करना है। कंप्लायंस का मतलब होता है कि जब कोई हमसे आकर रिक्वेस्ट करता है तो हम उसकी रिक्वेस्ट पर एक्ट करते हैं, जैसी उसने रिक्वेस्ट करी वैसा ही हमने एक्ट कर दिया। नाउ दिस इज द केस ऑफ कंप्लायंस, राइट। ये बहुत सिंपल है, आपके दोस्त ने आपको साथ में चलने के लिए कहा, आप चल पड़े, दैट इज कंप्लायंस। आपने अपने फादर को बोला कि यार मुझे जाने दो आज इस ट्रिप पर दोस्तों के साथ, वो आपकी बात को मान गए, दैट इज कंप्लायंस। वो आपके साथ कंप्लाई कर गए, कंपेल हो गए, राइट। अब फर्दर इस चैप्टर में और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं कि कंप्लायंस की क्या क्या टेक्निक्स हैं, तो उस पर अभी हम बात करेंगे। एंड देन कम्स ओबीडियंस, द थर्ड फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। अब ओबीडियंस क्या होता है, आपको लेट से दोस्तों ने नहीं बोला बट आपको आपके मम्मी पापा ने बोला कि तुम चलोगे हमारे साथ, ऑप्शन नहीं है, मम्मी पापा ने बोला भाई इस रिश्तेदार के घर जाना है, सारे जने जा रहे हैं, तुम्हें भी चलना है, दैट विल बी ओबीडियंस, कि तुमने उनकी बात को माना, उनके ऑर्डर को फॉलो किया, तो दैट बिकम्स ओबीडियंस। दिस इज द मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, जहां कॉन्फॉर्मिटी मोस्ट इनडायरेक्ट थी, ओबीडियंस मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, ये बेसिक आइडिया तीनों का समझ आ गया आपको? गुरबानी, खुशी, यस सर। मेनली तो यस मैंने दिया है। सर। हाँ, क्योंकि रिव्यू दे रहा हूँ एक मैं लास्ट क्लास का, बाकी तो आई थिंक लास्ट क्लास में सभी लोग थे। ओके फाइन, नाउ इन चीज़ों पर डिटेल अगर आपने मतलब लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है तो बहुत सारे फैक्टर पर हमने डिस्कस किया था, ये सब चीज़ें उस रिकॉर्डिंग में है, एक बार उसको जाके सुन लेना और साथ में एनसीईआरटी पढ़ लेना, ये सब कुछ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। स्टिल क्लियर ना हो तो आस्क योर डाउट्स, व्हाट्सएप पर भी तुम डाउट मतलब मुझे भेज सकते हो। 16 तारीख तक अभी मैं क्लासेस फर्दर नहीं ले पाऊंगा, बट आई विल आंसर योर डाउट्स देयर। ठीक है, तो अब देन फर्दर है हमारा टॉपिक कंप्लायंस का। तो कंप्लायंस क्या होता है हमें पता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना। किसी की रिक्वेस्ट मान जाना, दैट इज कंप्लायंस, उनकी रिक्वेस्ट के हिसाब से एक्ट करना। अब इस चैप्टर में फर्दर यहाँ पर हमें बताई गई हैं 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स कंप्लायंस की। ठीक है, और भी बहुत सारी होती हैं, बस अभी आपको ये 3 बताई गई हैं। Foot in the door technique, red line technique, and the door in the face technique. Now, what is this foot in the door technique?
वैसे सबसे पहले हम समझते हैं डोर इन द फेस टेक्निक। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। आप लोगों ने भी कई बार यूज की होगी, है ना, अपने पेरेंट्स से स्पेसिफिकली किसी बात को मनवाने के लिए। तो ये टॉपिक मतलब आप इस नज़रिए से भी समझ सकते हो कि अगर कल को कोई बात अपने पेरेंट्स से मनवानी हो तो कैसे मनवाई जा सकती है इजीली, रिसर्च प्रूवन तरीकों से। तो वो रिसर्च प्रूवन तरीका सबसे इफेक्टिव है डोर इन द फेस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा मुंह पे दरवाजा बंद कर दो, है ना। इसका मतलब ये है कि आप पहले एक बड़ी रिक्वेस्ट उनके सामने पुट करो। यू जस्ट नीड टू गो फ्रॉम बिग टू स्मॉल, बट कीपिंग इन माइंड कि आपका मेन मकसद स्मॉल ही था। बिग वाला रिक्वेस्ट, जो बड़ी रिक्वेस्ट थी, लार्जर रिक्वेस्ट थी, वो आपका मकसद ही नहीं था। अब ये बिग टू स्मॉल का क्या मतलब है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। बहुत नॉर्मल सा इजी सा टॉपिक है। जैसे कि आप चाहते हैं अपने दोस्त के घर पर एक रात रुकना, ठीक है, जस्ट एक नाइट आउट का प्लान आप मनवाना चाहते हो अपने पेरेंट्स से। ऑल्दो वो भी टफ है ना, इंडियन फैमिलीज में ऑब्वियसली बहुत मुश्किल चीज़ है। तो वो एक टफ सिचुएशन बन जाती है। बट आप उनको बोलो सीधा कि मैं गोवा की ट्रिप पर जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। आपका मेन मकसद सिर्फ एक नाइट आउट है, बट आपने उन्हें बोला कि मेरे दोस्त सारे जा रहे हैं, उनके पेरेंट को दिक्कत नहीं है, यार आप क्यों मुझे मना करते हो, मुझे जाने दो ना गोवा की ट्रिप पे, राइट, और हम 5-6 दिनों में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने गोवा वाली बात उनसे करी, है ना, फ्लाइट में खर्चा वर्चा इतना होगा, बस इतना है, कोई बात नहीं, मैं अपने पैसे मिला लूंगा। तो आपने एक बड़ी रिक्वेस्ट उनके सामने रखी। फिर ऑब्वियसली वो इस बात को मना करेंगे, है ना, इस बात को तो इजीली नहीं मान जाएंगे। तो फिर आप उनके सामने पुट करोगे अपनी स्मॉलर रिक्वेस्ट की कोई बात नहीं, आपने वहां नहीं जाने दिया ना, तो यार अब एक दिन का नाइट आउट तो जाने दो, वो लोग तो इतना घुमाए, वहां भी नहीं जाने दिया था आपने, अब जस्ट एक नाइट आउट के लिए तो मान जाओ। इसको और बढ़िया तरीके से करना है तो हम मान सकते हैं कि लेट्स से आप जस्ट बाहर जाना चाहते हैं कहीं, है ना, कि शाम को थोड़ा लेट तक आना चाहते हो, तो आपका मेन मकसद नाइट आउट भी नहीं था। तो आप और बढ़िया बनाने के लिए इसमें और ज्यादा लेवल बना सकते हो कि बड़ी रिक्वेस्ट, स्मॉलर रिक्वेस्ट एंड द वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट, देन मतलब जो आपकी बेयर मिनिमम था, जो आप चाहते थे कि ये तो बिल्कुल मानी जाए, तो आप लेट तक घर घुस जाओ, इस बात के लिए पेरेंट मान जाएंगे, इसके बहुत हाई चांसेस है। दिस इज कॉल्ड डोर इन द फेस टेक्निक। Just put the bigger request first, that you are sure कि this will be rejected only, and then put the लीनियर रिक्वेस्ट, मतलब एक स्मॉलर रिक्वेस्ट, एक लाइट रिक्वेस्ट, जो कि अब एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है पहले के हिसाब से, पहले के कंपैरिजन में। कि आप उनसे सीधा नाइट आउट का बोलते तो शायद वो मना कर देते, बट अब बड़ी रिक्वेस्ट बोल के छोटी रिक्वेस्ट बोली है तो उनको गिल्ट होगा, उनको आपको मना करने में अच्छा फील नहीं होगा। रीजन कैन बी एनीथिंग, बट रिसर्चेस ने प्रूव किया है ये चीज काम करती है। और ऑब्वियसली सिर्फ मम्मी पापा का एग्जाम्पल या ट्रिप का एग्जाम्पल नहीं है, और भी सारी ही चीजों में ये कंप्लायंस की टेक्निक काम करती है। समझ आई? इज इट क्लियर? Yes, sir. है ना। तो बिगर से स्मॉलर को जाना इज कॉल्ड द डोर इन द फेस टेक्निक ऑफ कंप्लायंस। इससे बिल्कुल उल्टी टेक्निक कौन सी होती है, फुट इन द डोर टेक्निक। नाउ व्हाट इज दिस फुट इन द डोर टेक्निक? फुट इन द डोर टेक्निक का मतलब होता है, जब हम इसको बिल्कुल उल्टी तरीके से आजमाते हैं, तो कई बार रिसर्चेस में ये भी, मतलब काफी सारे रिसर्चेस ने ये भी शो किया है कि जब हम पहले स्मॉलर रिक्वेस्ट से किसी को मना लेते हैं, तो उसको बिगर रिक्वेस्ट के लिए मनाना ज़्यादा आसान होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जितने भी कोर्सेज वगैरह आप देखोगे, आपने देखा होगा कि कई बार इंस्टाग्राम वगैरह पर कोई फिटनेस के रिलेटेड हो सकता है, डाइट वाले कोर्सेज आजकल बहुत चलते हैं ना, फ्री वर्कशॉप्स होती हैं, या लोग कहते हैं भाई इतना सारा कंटेंट इन जस्ट 1 रुपीज, इन जस्ट 10 रुपीज, 9 रुपीज। इसमें वो क्या करते हैं, हजारों लोगों को उस 9 रुपीज के प्राइस में करके इकट्ठा कर लेते हैं। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रॉफिट उनका नहीं होता, ऑल्दो उससे भी हो जाता है क्योंकि प्राइस कम है तो मासेस आ जाता है, ज्यादा लोग आ जाते हैं। बट स्टिल मेन काम क्या होता है, वो लोगों को एक छोटी रिक्वेस्ट में मना लेते हैं कि भाई हमारी वर्कशॉप ज्वाइन कर लो, लगभग फ्री है, चलो पैसे नहीं देने, बिल्कुल फ्री में ही ज्वाइन कर लो। इन्होंने क्या किया, एक छोटी रिक्वेस्ट आपसे मनवा ली, है ना। अब क्योंकि आपने वर्कशॉप ज्वाइन कर ली है, आप उसके इन्फ्लुएंस में आ गए हो, तो अब आप बिगर रिक्वेस्ट ज्वाइन करने में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाओगे। अब वो आपको कल को, क्योंकि आप उन बंदे के साथ लाइक आप कनेक्टेड हैं, है ना, आप एक पूरा वर्कशॉप 1 घंटे की आपने ली है, लास्ट में आके वो आपको अपना फाइनल वो बताते हैं कि भाई अब आपने फ्री में ये चीज़ ज्वाइन कर ली है, अब देखो भाई अब तुम फर्दर इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट, ये वाला इतने का हमारा कोर्स है, ऐसा है वैसा है, आप इसको ज्वाइन कर लो। दिस इज हाउ मार्केटिंग वर्क्स, सेल्स वर्क्स। आपसे तभी वो छोटी छोटी चीजें करवाते हैं कि अच्छा ये फीडबैक भर दो जी, ये कर दो जी, है ना, उसके बाद फिर वो अपनी मेन रिक्वेस्ट पे आपको लेकर आते हैं। फ्री में आपको ये चीज मिल जाएगी। कई सारी ऐसी आपने
एड्स वगैरह देखी होंगी, है ना, कि आपको 5 स्टार होटल में फ्री में रुकवाएंगे हम, बस ये फॉर्म आप फिल कर दो, इतना ये कर दो, वो कर दो। फिर बाद में जाके बोलते हैं हाँ बस इतना सा है कि भाई आपने 10,000 पर मंथ यहाँ पर हमें करवाना पड़ेगा, एटसेट्रा। या फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, मेरी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट है उदिता, है ना, उसने इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, भी उसको मैं पढ़ा रहा था कल की क्लास में। तो शी टोल्ड एक एग्जांपल इस चीज़ का बहुत अच्छा था कि अपने फादर के साथ वो लाइक कभी मॉल वगैरह में जब जाती है, तो मतलब उन्होंने फादर को मॉल जाने के लिए मना लिया, है ना। अब मॉल में जाकर वो लाइक अपने फादर के पीछे पड़ जाते हैं कि अब तो हम मॉल में आ गए हैं, तो भाई अब हमें ये भी खरीद दो, है ना, ये भी हम शॉपिंग कर लेते हैं। तो पहले एक छोटी रिक्वेस्ट करी, मॉल में जाने में कितना ही पैसे लगते हैं, गाड़ी उठाई बैठ के चले गए। देन आपने बड़ी रिक्वेस्ट सडनली उनके सामने पुट कर दी कि भाई अब हमें ये ड्रेस चाहिए, अभी ही चाहिए, इसी मोमेंट चाहिए, पसंद आ गई। तो दिस इज ऑल्सो फिट इन द डोर टेक्निक, क्योंकि अब फादर के मन में आएगा चल बच्चों को यहाँ पे ले आए हैं, और यहाँ पे लाने के लिए वो बोल रहे हैं चल भी ये खाना खिला दो इस रेस्टोरेंट में, खा भी लेते हैं, अब घर से बाहर आ ही गए हैं, तो वो ज्यादा चांसेस है कि मना नहीं करेंगे। जब एक बात मान ली है तो चलो ये भी सही। सो दिस ऑल्सो वर्क्स, दिस इज कॉल्ड द फुट इन द डोर टेक्निक फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो दिस इज द फुट इन द डोर टेक्निक। धीरे धीरे आप आ रहे हैं, है ना, फुट इन द डोर, धीरे धीरे करके पैर अंदर रख रहे हैं। डोर इन द फेस की सीधा ही बड़ा डोर स्लैम कर दिया फेस पे, फिर अपनी मेन बात पे आए। राइट नाउ द लास्ट इज द डेडलाइन टेक्निक। ये बहुत ही इजी है। क्या समझ आ रहा है एनीवन? कोई ट्राई करेगा? डेडलाइन से क्या समझ आ रहा है? एनी आइडिया? कि मतलब इस पर्टिकुलर टाइम या डेट तक मुझे ये चीज चाहिए। एग्जैक्टली। और इसमें ज़्यादातर क्या होता है, इसमें बहुत सारे आजकल ऐसे स्कैम भी चल रहे हैं। मैंने एक को अभी देखा, एक वर्कशॉप टाइप थी, वीडियो एडिटिंग के कुछ कोर्स था, मतलब मैं वो देख रहा था कि भाई थोड़ा बेटर तरीके से एडिट वगैरह कर पाए, है ना। तो वो 99 में कोर्स था, और उस पे लिखा था 10,000 प्लस का कंटेंट इन जस्ट, मतलब 10,000 काट के 7,000, 7,000 काट के 5,000, 5,000 काट के 3,000, देन मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे प्राइसेस कटे हुए, और फिर लिखा था सिर्फ 99 रुपीज में भाई साहब तुम्हें इतना सब मिल रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी चीज़ है, चल 99 में क्या ही होता है आजकल, है ना, बर्गर ही से ज़्यादा का खा लेते हैं हम, तो ले लेते हैं। कोर्स में इतना बड़ा 6-7 घंटे का कोर्स दे रहा था, तो कोई बात नहीं है ना, वी शुड परचेज दैट ऑल्सो। अब मैं सिखा ही रहा है, कोई एफर्ट कर रहा है, तो आई थॉट उसको ओपन करके परचेज करने का। और वहां पर ऊपर ना एक टाइमर क्लिक हो गया, जैसे ही लिंक पे क्लिक किया एक टाइमर चलने लग गया 15 मिनट का, कि सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। तो सडनली मेरे दिमाग में हरी हुई कि यार ये 15 मिनट में वो कह रहा है दोबारा से 10,000 का हो जाएगा, 99 की चीज 10,000 में हो जाएगी, तो अभी ले लेनी चाहिए। मिंत्रा वगैरह पे आप देखोगे, अगर नोटिफिकेशन आजकल कई बार ऐसी आती है, डोमिनोज आजकल ऐसी भेजता है कि 1 घंटा बचा है, जस्ट 1 घंटा बचा है, वो टाइमर आपका चल रहा होता है, वो नोटिफिकेशन वो वाली स्लाइड भी नहीं होती, ऐसी कई बार नोटिफिकेशन आती हैं। तो दिस इज ऑल द डेडलाइन टेक्निक। आप एक डेडलाइन दे रहे हो और उनको अपने लाइक आप कंपेल करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस तरीके से भी काम होता है। बट देन उस चीज में स्कैम ये था कि जैसे ही मैंने पेज रिफ्रेश किया तो वो 15 मिनट दोबारा से रिफ्रेश हो गए, मतलब वो एंडलेस 15 मिनट थे। तो इट वाज प्योरली साइकोलॉजिकल, दे प्ले विद आवर साइकी, राइट, कि 15 मिनट दिखाकर आपको वो एक हरी पैदा होती है कि इसी मोमेंट अभी कर ले, अभी कर ले, अभी कर ले। सो दैट इज सिंपली द डेडलाइन टेक्निक। क्लियर? कि पुट अ डेडलाइन तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लोग ज्यादा जल्दी मानेंगे आपकी बात। ठीक है, क्लियर Yes, sir. है? ओके फाइन। सो नाउ कंप्लायंस हो गया। अब कंप्लायंस में आपकी बुक में भी अगर आप इसको देखोगे तो इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ खास आपको यहाँ पर दिया नहीं हुआ है। ये एक बेसिक आइडिया है कि कंप्लायंस क्या है ना, कंप्लायंस की डिफाइन यहाँ पर आ जाती है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। कंप्लायंस रेफर्स टू सिंपली बिहेविंग इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अनदर पर्सन और ग्रुप, इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ नॉर्म। अब ये क्यों लिखा है इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ नॉर्म, कि कंप्लायंस जरूरी नहीं है, जो हमने ऊपर कल की क्लास में ऑल्दो ये चीज डिस्कस करी थी, कि कंप्लायंस जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी केस में हो कि जब कोई मतलब आप किसी को जानते हैं, राइट। कंप्लायंस को टेक प्लेस इवन विदाउट अ नॉर्म। ये बात यहाँ पर भी थी कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं से कंप्लाई होते हैं, उन्हीं की रिक्वेस्ट को मानते हैं जिनके साथ आप बिलोंग फील करते हैं, जिनके साथ आप कुछ नॉर्म्स को शेयर करते हैं। मतलब कहने का ये है कि सिर्फ आपकी ग्रुप की ही बातें आप मानोगे, वो जरूरी नहीं है। आप किसी रैंडम बंदे की बातों में भी आ सकते हो, और आजकल तो मीडिया हमें सबसे ज्यादा कंपेल करने की कोशिश करता है, राइट, और उसी में ये सारी टेक्निक भी होती हैं।
सो या आई थिंक दैट इज ऑल। अब इसके बाद ओबीडियंस की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो अब ओबीडियंस क्या होता है? ओबीडियंस इज वेरी सिंपल। ओबीडियंस का मतलब है किसी अथॉरिटी की बात को मानना, राइट? किसी अथॉरिटी की बातों को जब हम एग्री करते हैं तो दैट सिंपली बिकम्स दी ओबीडियंस। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइक एक स्टडी हुई थी, ठीक है? मिलग्राम ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। अब देखो, हर टॉपिक में, इस बात को ध्यान से सुनना समझना, हर टॉपिक में, इन तीनों ही टॉपिक्स में कुछ फर्दर मेन चीजें हैं जिन पे हमें फोकस करना होता है, लर्न करना होता है। कन्फर्मिटी में दो एक्सपेरिमेंट थे दैट आई टोल्ड यू कि उनकी वीडियोस वगैरह भी देख लेना तो और बेटर आपको समझ आएगा। ऐश एक्सपेरिमेंट और ऑटोकाइनेटिक एक्सपेरिमेंट। ऑटोकाइनेटिक एक्सपेरिमेंट शेफरिन ने किया था, ऐश एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली ऐश ने किया था। ये दो एक्सपेरिमेंट का पता होना जरूरी था कन्फर्मिटी में। कंप्लायंस के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, कंप्लायंस के अंदर टेक्निक बताई गई है जो रिसर्च प्रूवन है, तो ये टेक्निक कंप्लायंस में जरूरी है अदर देन द डिफाइन ऑफ कंप्लायंस। एंड ओबीडियंस में ऐसे ही आ जाता है हमारा मिलग्राम का ये बहुत पॉपुलर एक रिसर्च। तो मिलग्राम ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें क्या हुआ है शॉर्ट में ये भी मैं आपको बताता हूँ, एंड देन इसको आप रीड करना तो आपको और बेटर समझ आएगा। मिलग्राम ने रैंडम लोग लिए, ठीक है? जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर जैसे मेरे सामने लेफ्ट और राइट में आप लोग हो, तो शिवानी, श्रीनिधि, दिशा और गुरबानी। शिवानी, श्रीनिधि, दिशा, गुरबानी, इन चारों को हमने बना दिया टीचर, ठीक है? लारान्या, अवनी, खुशी और मैं, हम चारों लोग बन गए स्टूडेंट। तो शिवानी, श्रीनिधि, दिशा, गुरबानी टीचर हैं, लारान्या, अवनी, खुशी, नितिन ये लोग स्टूडेंट हैं। तो अब हमने इनको बोला, लाइक मिलग्राम ने अपने, और मतलब हमारे ऊपर कोई एक एक्सपेरिमेंटर है, ठीक है? तो हमने क्या करा, एक्सपेरिमेंटर को बोला, लेट्स से चलो मैं एक्सपेरिमेंटर बन जाता हूँ, 3 ही बच्चे हैं और बाकी ये हमारे सारे टीचर हैं, ठीक है? अब मैंने आपको बोला कि आपने ये चीज याद करनी है, स्टूडेंट को बोला तुमने याद करनी है, और टीचर जो रोल में थे उनको हमने बोला कि भाई तुमने इनको पनिश करना है जब जब ये आपको गलत चीज कुछ सुनाएंगे, गलत आंसर देंगे, ठीक है? कुछ भी चीज मैंने आपको याद करने के लिए दी और टीचर को बोला गया कि आपने इन बच्चों को पनिश करना है जब जब आपको एक भी गलत आंसर मिला, ठीक है? यहाँ तक एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ? ये जरूरी है समझना। यस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. है ना? कुछ लोगों को टीचर बनाया, रैंडम लोगों को, और कुछ को हमने स्टूडेंट बनाया। गलत जवाब पे उनको एक पनिशमेंट देनी है। पनिशमेंट के लिए हमने उन्हें क्या बोला, और अलग अलग रूम में वो लोग बैठे थे, है ना? टीचर अलग में, स्टूडेंट अलग में। जैसे ही अब किसी ने गलत जवाब दिया, ठीक है, तो टीचर को हमने बोला कि आपने उस बच्चे को पनिश करना है, ठीक है? यू नीड टू पनिश दैट चाइल्ड जो एक दूसरे रूम में बैठा है अब, है ना? तो जैसे ही उसने एक जवाब आपको गलत दिया, आपने उसको पनिश करना, और पनिश कैसे करना है? इलेक्ट्रिक शॉक देके। एक इलेक्ट्रिक शॉक आप उसको दोगे, और मजे की बात यह है कि जब जब गलत आंसर होगा तब तब इलेक्ट्रिक शॉक और बढ़ाते जाओगे। आई डोंट थिंक शिवानी लारान्या को ज्यादा जानती है, लारान्या ऑनलाइन स्टूडेंट है ना? तो लेट्स से शिवानी के अगेंस्ट में लारान्या उसकी स्टूडेंट थी। तो मैंने शिवानी को बोला, लारान्या ने एक आंसर गलत दिया, इसको इलेक्ट्रिक करंट दो, है ना? तो आप उसको शॉक देंगे, मतलब कि इफ यू आर फ्रॉम दैट 65% ऑफ द पीपल जो उस एक्सपेरिमेंट में थे, तो मतलब दिस इज द वेरी शॉकिंग रिजल्ट कि एक रैंडम इनोसेंट बंदे को लोगों ने शॉक दे दिया, इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, उन्होंने बटन दबा दिया। मतलब इट इज लाइक कि मैंने शिवानी को बोला और शिवानी ने सच में बटन दबा दिया और लारान्या को सच में करंट पड़ गया। ऑल दो ये इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बाद में रिवील किया कि भाई हमने सच में करंट नहीं दिया था, बट शिवानी को नहीं पता था कि उनको करंट नहीं दिया गया। राइट नाउ दिस इज समथिंग शॉकिंग। शिवानी को सच में लग रहा था कि लारान्या को करंट पड़ा है, या श्रीनिधि को सच में लग रहा था कि अवनी को करंट पड़ा है, या दिशा को सच में लग रहा था खुशी को करंट पड़ा है, या गुरबानी को लग रहा था कि मुझे करंट पड़ा है। फिर भी आप सब लोगों ने करंट को दबाया, मतलब 65% ऑफ यू, राइट? वो जो लोग थे जिनको हमने टीचर बनाया, उन्होंने जैसा उन्हें कहा गया वैसा ही कर दिया, क्योंकि हमने उन्हें बोला था कि हम एक टीचिंग लर्निंग का मतलब एक टेस्ट कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम लर्निंग को चेक करेंगे, टीचर और लर्निंग को हम चेक करेंगे। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से, मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ आया कि ओबीडियंस बहुत मतलब इन्फ्लुएंशियल एक चीज है। लोग ओबीडियंस के चक्कर में कुछ भी कर देते हैं, मतलब पीपल डू ओबे देयर अथॉरिटी। दे थॉट कि जो एक्सपेरिमेंटर है वो अथॉरिटी में है, जो भी वो करने को कह रहा है, 65% लोगों ने अपना खुद का दिमाग बिना लगाए उसको कर दिया।
राइट? करंट तक दे दिया किसी को, और सिर्फ करंट नहीं दिया, करंट की इंटेंसिटी भी बढ़ती गई एक एक गलती में। तो एक इनोसेंट बंदे को, रैंडम इनोसेंट बंदे को हार्म कर सकते हैं लोग ओबीडियंस की वजह से, जस्ट बिकॉज अथॉरिटी ने ये चीज करने को कही है। सो ये एक्सपेरिमेंट मिलग्राम ने शो किया था ओबीडियंस में। समझ आया? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर आपको ये एक्सपेरिमेंट सारा डिटेल में दिया गया है, इसको एक बार आप रीड करोगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इधर से लेके यहाँ तक, मतलब मिलीग्राम जहाँ पर लिखा है मिलीग्राम कनेक्टेड, तो इसको आप रीड कर लेना, तो और बेटर तरीके से, और डिटेलिंग जो कुछ शायद मैंने मिस करी होगी, छोटी छोटी डिटेलिंग, वो भी यहाँ पर मेंशन है, यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, अब यहाँ पर देन पॉइंट्स आते हैं कि रीजंस क्या हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, कि क्यों किसी ने मारा, व्हाई डू पीपल ओबे इवन व्हेन दे नो दैट देयर बिहेवियर इज हार्मिंग अदर्स, लोग तब भी क्यों ओबे करते हैं कि भाई मुझे पता है मेरा बिहेवियर दूसरे को हार्म कर रहा है, तब भी क्यों लोगों ने करंट दबाया, उनको तो लग रहा था ना सच में करंट पड़ रहा है। तो उसके कुछ यहाँ पर रीजंस दिए गए हैं। अभी रीजन इतने ज्यादा जरूरी यहाँ पर नहीं बनते हैं, है ना, एमसीक्यू वाला हमारा क्वेश्चन है, वहां पर ऐसे रीजन पूछे जाएं तो ये मतलब ज्यादा चांसेस नहीं बनते हैं। स्टिल एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, ओबीडियंस में लास्ट टॉपिक है। तो क्यों लोग ओबे करते हैं? पीपल ओबे बिकॉज दे फील दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस एंड दे आर सिंपली कैरिंग आउट ऑर्डर्स फ्रॉम द अथॉरिटी, मतलब वही दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। तो शायद शिवानी के मन में ये हो कि भाई मुझे तो सर ने बोला था इसको करंट देने के लिए, मैंने थोड़ी किया, मुझे तो किसी और ने बोला, जो बोला मैंने कर दिया। तो इस रीजन से भी लोग कई बार ओबे कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है पूरी, वो तो मुझे किसी और ने करने को कहा था। देन अथॉरिटी जनरली पोजेसेस द सिंबल ऑफ स्टेटस, अथॉरिटी के पास कोई ना कोई सिंबल ऑफ स्टेटस होता है, कोई टाइटल होता है, जैसे वो एक्सपेरिमेंटर है, वो एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट है, वो कुछ कर रहा है तो सही ही कर रहा होगा। एक यूनिफॉर्म होती है, जैसे आपको कोई पुलिस वाला कुछ करने को बोले तो आप बिना क्वेश्चन पूछे उस काम को कर दोगे, है ना, रेदर देन कि कोई एक रैंडम स्ट्रेंजर आपको बोल रहा है। तो क्योंकि उसके पास एक अथॉरिटी है, एक स्टेटस है, इसलिए भी हम उनको रजिस्ट करने में डिफिकल्टी फील करते हैं और उन बातों को एज इट इज मान जाते हैं। ये इतना जरूरी नहीं है तो इसको मार्क नहीं कर रहा हूं मैं। अथॉरिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेज द कमांड्स फ्रॉम लेसर टू ग्रेटर लेवल्स, अब अथॉरिटी क्या करती है, धीरे धीरे कमांड्स को बढ़ाती है, मतलब पहले छोटी कमांड बोलेगी फिर बड़ी कमांड बोलेगी, तो धीरे धीरे हमारी वो आदत बन जाती है कि हम अथॉरिटी की बातों को माने, राइट? ये वही बात हो जाती है फुट इन द डोर वाली, कि हमने इस बंदे की बात पहले छोटी मानी है तो अब बड़ी वाली बात भी मानना हमें ज्यादा सही लगता है, हमारा ब्रेन हमें कहता है कि अब बड़ा ऑर्डर भी मान लेते हैं जब इतनी देर से हम इसकी बात मान ही रहे हैं। तो ये चीज एक रीजन है पेरेंट की बातें मानने के पीछे भी। पेरेंट की बात आप नहीं मानोगे तो आपको घर से थोड़ी निकाल देंगे, आपको जेल थोड़ी हो जाएगी, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेरेंट की बातें नहीं माननी है, जस्ट टेलिंग यू द साइकोलॉजिकल रीजन बिहाइंड दैट। बचपन से वो हमें कुछ कुछ बोलते आए हैं, हम वो चीजें मानते आए हैं, दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। बच्चे पेरेंट की बात ऐसे ही मानते हैं, पहले छोटी बात मानी फिर बड़ी बात मानी और फिर धीरे धीरे हम उनकी बातें मानने लग गए। तो इस तरीके से भी अथॉरिटी काम करती है, कभी पहले छोटे छोटे ऑर्डर देती है फिर हमें हैबिट उस चीज की पड़ जाती है, तो मतलब एक ये भी रीजन है ना अथॉरिटी की बातें मानने का। Then many times events moving at such a fast speed, for example in riot situation, दंगे वगैरह हो रहे हैं, that one has no time to think, they just obey orders from the above। जैसे कहीं पर रॉयट्स वगैरह हो रहे हैं, है ना, दंगे हो रहे हैं, पुलिस वालों को ऑर्डर मिलता है ऊपर से, जैसे मान लेते हैं पुलिस वाले नहीं चाहते फार्मर्स पर टीयर गैस छोड़ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बट ऊपर से ऑर्डर मिला, कॉल आया भाई छोड़ो, उसी टाइम पर छोड़ो, वो वहां पर पुट करेंगे ना, उसी टाइम पर अपना वो एक्शन इनटेक कर देंगे, क्योंकि रॉयट की सिचुएशन है वहां पर, लाइक एक मेस है। तो कई बार रश में होते हैं हम, तो जो बंदा बोलता है उसके हिसाब से ही हम एक्शन ले लेते हैं। दिस इज जस्ट योर सिंपल, दैट इज कॉल्ड दी ओबीडियंस, है ना, कि हमने ओबीडियंस करा और इसके पीछे के रीजन कुछ हमने समझने की कोशिश करी। इज इट क्लियर टिल हियर? Yes, sir. यस। ठीक है, तो मतलब इस चैप्टर में अब क्या है जो डिलीटेड है, ऑल दो तुम्हारा चैप्टर 8 और 9 जो मैं कह रहा हूँ उसको ढंग से करेंगे फर्दर 16 तारीख से ही, वो चैप्टर आपके बिल्कुल नए हैं। ये वाले टॉपिक कुछ थोड़े बहुत आपने ऑब्वियसली पहले से भी सुने थे, लिंक था चैप्टर 7 से, इसलिए जल्दी आपको समझ आ रहे होंगे और इजी भी टॉपिक है। जैसे कि अब फर्दर इस चैप्टर में इसके बाद क्या है, बहुत आसान से टॉपिक्स हैं, कंपटीशन, कॉपरेशन, सोशल एंटिटी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है टॉपिक, कि क्या होती है आपकी इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स,
क्यों होते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की कुछ स्ट्रेटजीज बताई गई हैं। सो ये बहुत ही मतलब बेसिक से टॉपिक है, बस यही है कि इनको थोड़ा सा आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, किसने दिया क्या दिया। जैसे कि एक नाम मैंने आपको बताया था, एनीवन डू यू रिमेम्बर कंफर्मिटी को और क्या बोलते हैं? व्हाट इज द अनदर नेम फॉर कंफर्मिटी, एनीवन? Sir, external compliance. एग्जैक्टली करेक्ट, एक्सटर्नल कंप्लायंस, करेक्ट है ना। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसी छोटी छोटी डिटेलिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। ओके फाइन, ठीक है। तो बेसिकली एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको यहाँ तक क्या पता होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए? कंफर्मिटी की डिफाइन पता होनी चाहिए, कंफर्मिटी का मतलब ऑब्वियसली पता होना चाहिए, क्योंकि मतलब अंडरस्टैंडिंग तो इज द की नाउ, है ना, क्योंकि एमसीक्यू में कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी आ सकते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग तो हर टॉपिक की होनी ही चाहिए, उस ऑब्वियस पॉइंट को छोड़कर कॉम्पिटेंसी की डिफाइन पता होनी चाहिए, और सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, कंफर्मिटी की डिफाइन पता होनी चाहिए, और उसके जो फैक्टर्स हैं जो उसको डिटरमाइन करते हैं वो पता होने चाहिए, और ये दो एक्सपेरिमेंट क्या है आपको ये पता होना चाहिए, एश और ऑटोकिनेटिक। कंप्लायंस के केस में कंप्लायंस की डिफाइन, और देन इसके ये तीन टेक्निक। ओबीडियंस के केस में ओबीडियंस की डिफाइन, एंड देन इसके ये जो एक्सपेरिमेंट अभी हमने डिस्कस किया ये, और क्यों हम ओबीडियंस करते हैं, उसमें से 2-3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। दैट इज ऑल। एंड केल्मन ने जो बोला था वो तो बस आपको नाम ही याद करने, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कि केल्मन के हिसाब से ये तीन अलग तरीके की सोशल इन्फ्लुएंस होती हैं, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन, इंटरनलाइजेशन। ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हमने कर लिया है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सब कुछ सबको? Yes, sir. हम्म ओके फाइन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपटीशन और कोऑपरेशन। इसको ध्यान से समझना, ऑल्दो बहुत इजी है। बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन, हमारा बिहेवियर किसी भी सोशल सिचुएशन में किस तरीके का होगा, उस टॉपिक को यहाँ पर इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो मेन चीजें बताई गई हैं। बिहेवियर ऑब्वियसली दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो आप किसी के साथ compete कर सकते हो, या आप किसी के साथ कोऑपरेट कर सकते हो, राइट? देयर आर ओनली टू वेज, आइदर यू कैन compete और यू कैन cooperate। अब ये कैसे होता है और क्यों होता है, उसके कुछ रीजन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला इसका जो रीजन है ना, एक्चुअली इसको सीधा एनसीईआरटी से ही करते हैं तो ये बेटर रहेगा। तो देर आर सम रीजंस कि क्यों कोऑपरेशन और कंपटीशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कोऑपरेशन एंड व्हाट इज कंपटीशन, इसको एक बार पढ़ लो। ठीक है, so people interact with one each other in different contexts. Behavior in most situations, social situations, are characterized by either competition or cooperation. ये यहाँ पर आपको मिल जाएगी डिफाइन कॉपरेशन की। when groups works together to achieve the shared goal, we refer it as cooperation. The rewards in cooperative situation आर ग्रुप रिवॉर्ड्स, राइट? मतलब कि जब लोग मिल के काम कर रहे होते हैं एक ही गोल को अचीव करने के लिए, तो ऑब्वियसली उस चीज को हम कॉपरेशन बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है ना। कंपटीशन क्या होता है? जब लोग आपस में compete करते हैं किसी एक चीज को गेन करने के लिए। सो यहाँ पर इसको आप डिफाइन मान सकते हैं कंपटीशन की, when members try to maximize their own benefit and work on realization of self interest, competition is likely to occur. जब लोगों का फोकस सिर्फ अपने अपने ऊपर होता है, अपने इंटरेस्ट की चीजें वो करते हैं, अपने लाइक बेनिफिट के लिए काम करते हैं सिर्फ अपने, देन वहां पर कंपटीशन के चांसेस हो जाते हैं। और कॉपरेशन तब होता है जब लोग मिल के काम कर रहे होते हैं, एक शेयर्ड गोल को अटेन करने के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरीके से ये होता है। कुछ एग्जांपल है बेसिक, इसको आप स्किप कर सकते हो, है ना। मतलब इस एग्जांपल पे सिंपल आपको इतना बताया गया था कि ये एक साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। इसने आपको मतलब एक एग्जांपल बताया, एक एक्सपेरिमेंट बताया कि हमने लोगों को पजल्स दी सॉल्व करने के लिए। तो जब हमने लोगों को पजल दी और उनको ये बोला आपने मिलके इस काम को करना है, तब उन लोगों ने जल्दी पजल्स को सॉल्व कर लिया। जो भी कुछ इक्वेशन उन्हें दी गई, जो पजल दी गई, उन्होंने उसको जल्दी सॉल्व कर लिया। इफेक्टिव रिजल्ट हमें देखने को मिला। जब हमने सेम सिचुएशन में बच्चों को ये बोला कि आपने पजल सॉल्व करनी है मिलके पांचों लोगों ने, बट इंडिविजुअली आपकी परफॉर्मेंस को मार्क्स दिए जाएंगे, इंडिविजुअली आपको जज किया जाएगा, तब वहां पर लोग अपने अपने हिसाब से काम करने लगे, दूसरों के ओपिनियन को इग्नोर करने लगे, और वहां पर बल्कि इफेक्टिव रिजल्ट निकल कर नहीं आया। क्योंकि
लोग सिर्फ अपने अपने ऊपर काम कर रहे थे, मिलके काम ही नहीं उन्होंने किया। सिचुएशन वाज सेम। उन 5 बच्चों को भी पजल सॉल्व करने के लिए दी गई, इन 5 बच्चों को भी पजल सॉल्व करने के लिए दी गई, बट उनको बस हमने इतना बोल दिया कि आपको इंडिविजुअली इवेल्युएट किया जाएगा। तो लोगों ने सही से काम ही नहीं किया, वो ये भूल ही गए कि एक ग्रुप टास्क था, लोगों के साथ हम काम को कर रहे हैं। तो मतलब कॉम्पिटिशन और कंपटीशन इस तरीके से होता है, और इसका सार ये है कि ऑब्वियसली कॉपरेशन हमेशा बेटर माना जाता है। अब एक टॉपिक यहाँ पर आता है, प्रिजनर्स डायलेमा। प्रिजनर्स डायलेमा गेम क्या होती है? प्रिजनर डायलेमा गेम के बारे में, ऑल दो क्वेश्चन बनना इज टफ, बट स्टिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम ये मानी जाती है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप इस तरीके से समझो कि लेट्स से शिवानी और श्रीनिधि दोनों ने मिलके कुछ एक क्राइम किया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, शिवानी और श्रीनिधि दोनों ने एक क्राइम किया, अब इन दोनों को हमने एक प्रिजन में रख दिया। प्रिजनर्स डायलेमा गेम ऐसे ही होती है, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, इवन इकोनॉमिक्स का भी ये टॉपिक बनता है कई कई केसेस में, और बिजनेस स्टडी वगैरह में भी, है ना, मतलब काफी सारे और डोमेन में इसको समझाया जाता है। मेनली हमारी साइकोलॉजी का ये टॉपिक है, तो ये साइकी समझने में हेल्प करता है कि लोग कॉम्पीट करेंगे या कॉपरेट करेंगे। तो लोगों की कंपटीशन या कॉपरेशन की टेंडेंसीज को समझने के लिए ये गेम ज्यादा यूज की जाती है। अब इसमें होता क्या है, सो लेट्स इमेजिन शिवानी एंड श्रीनिधि ने कुछ क्राइम किया, वो दोनों को हमने जेल में, प्रिजन में रखा है। अब मैं इन दोनों को इवेल्युएट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं लेट्स से वहां पर पुलिसमैन हूँ और मैं इन दोनों को इवेल्युएट कर रहा हूँ अलग अलग। शिवानी को मैंने अलग से बुलाया, श्रीनिधि को अलग से बुलाया, ताकि इन दोनों की कहानियां सेम ना हो जाए, है ना। अब मेरे पास थोड़ा बहुत ही एविडेंस है, मतलब मेरे पास इनकी गलतियों का एविडेंस बहुत कम है, इनकी माइनर मिस्टेक्स का ही एविडेंस मेरे पास है। मेजर मिस्टेक का एविडेंस मेरे पास नहीं है कि इन्होंने कोई मेजर क्राइम किया है। मेरे पास सिर्फ माइनर क्राइम के जितने ही एविडेंस हैं। ठीक है, यहां तक केस समझ आ रहा है? इन दोनों ने गलती करी, Yes, है sir. ना, क्राइम किया, प्रिजन में है, मैं इनको जज करने वाला हूँ, और मेरे पास एक्चुअली में थोड़ा बहुत मतलब क्राइम का ही, माइनर क्राइम के ही एविडेंस है, मेजर क्राइम के एविडेंस नहीं है दोनों के ही खिलाफ। नाउ इन दिस सिचुएशन मैं शिवानी को बुला के बोलता हूँ, देख सिंपल बात है, अगर तो तू मुझे बता देती है कि तेरे पार्टनर ने कुछ किया है, ठीक है, अगर तो तू मुझे बता देती है कि तेरे पार्टनर ने गलत किया है, तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा, और मैं तेरे पार्टनर को सजा दे दूंगा। तो इट इज लाइक कि तेरे पार्टनर को 5 साल की सजा होगी, है ना, अगर हम अपनी बुक के हिसाब से चलें, ऑल्दो ये अलग होता है, बट आपकी बुक में दिया है तो ऐसे चल लेते हैं कि आपको 5 साल का, मतलब आपके पार्टनर को हम 5 साल के लिए जेल में रख देंगे और आपको हम फ्री कर देंगे। तो अगर तो शिवानी कंपटीशन करती है ना, मतलब गलत बोल देती है अपने पार्टनर के लिए, लाइक श्रीनिधि के लिए, तो शिवानी विल बी फ्री, बट श्रीनिधि को जेल में रहना पड़ेगा 5 सालों तक। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसे बोलते हैं भाई तू चुप रह, और अगर वो चुप रहती है तो क्या होगा, तो चुप रहने वाले केस में उसको लाइक 3 साल जेल में रहना पड़ेगा, है ना। मतलब एक सेकंड, यहाँ पर इन्होंने ना एक्चुअली सारा कुछ ही कंफ्यूजिंग दे रखा है, तो एग्जाम्पल जो असली वाला है मैं आपको वही दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। हम्म स्क्रीन दिखी? Yes, sir. ठीक है, आप देखो, सी अभी हम प्रिजनर 1 के केस से सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब हम शिवानी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, मैंने अभी शिवानी से बात कर रहा हूँ।
तो प्रिजनर्स डायलेमा गेम में क्या होता है, हम मतलब मैं उस पर्सन से पूछ रहा हूँ साफ साफ कि भाई आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर स्टे क्वाइट, मतलब कुछ नहीं बताएगी शिवानी है ना, क्योंकि दोनों ने मिलकर क्राइम किया है कुछ, तो वो ऑब्वियसली चाहेगी कि मैं ना बताऊं। एक ये भी ऑप्शन हो सकता है कि वो कॉपरेट करना चाहे, और अगर वो डिफेक्ट करती है तो क्या होता है कि एक को तो हम फ्री छोड़ देंगे और दूसरे को हम 2 साल के लिए जेल में बंद कर देंगे। एक को हम फ्री छोड़ रहे हैं और दूसरे को हम 2 सालों के लिए जेल में डाल रहे हैं, ठीक है। मतलब श्रीनिधि को 2 साल के लिए जेल में डाला जा रहा है, मतलब लाइफ सेंटेंस हम उसको दे रहे हैं ना एक तरीके से, और एक को हम फ्रीली वहां पर छोड़ रहे हैं। अब सेम सिचुएशन इसकी तरफ से भी है, श्रीनिधि की तरफ से भी है, कि अगर हम श्रीनिधि को बोलते हैं, मैं उससे भी यही पूछता हूँ कि तू भाई अपने पार्टनर के लिए अगर तो उसके खिलाफ बोलेगी, उससे कम्पीट करेगी, तो मैं तेरे को फ्री कर दूंगा और तेरे पार्टनर को इन शॉर्ट वहां पर जेल हो जाएगी, ठीक है। और अब यहाँ पर मतलब आपने समझना ये है कि एक तो है कि अगर ये कॉपरेट करते हैं दोनों ही जने, तो दोनों का बेनिफिट है। अगर तो देखो पर्सन 1 ने भी कॉपरेट किया और पर्सन 2 ने भी कॉपरेट किया, तो क्या होगा कि दोनों को सिर्फ 1 साल जेल में बिताना पड़ेगा। वाई? क्योंकि मैंने बोला मेरे पास माइनर सबूत थे उनकी, मतलब माइनर गलतियों के सबूत थे, मेरे पास इनफ सबूत नहीं थे उनके मेजर क्राइम के लिए कि मैं दोनों को ज्यादा टाइम तक जेल में डाल सकूं। बट अगर कोई एक दूसरे के लिए गलत बोल देता तो वो एक तो फ्री हो जाता, बट दूसरे को ज्यादा टाइम तक लाइक जेल में जाना पड़ता। अब इसको कहीं पर कुछ दिया गया है, कहीं पर कुछ दिया गया है, बट मोस्टली बुक्स में मतलब जो मैंने अपने लेवल पर पढ़ी है मास्टर्स वगैरह में, उसमें 3 साल दिया जाता है। तो ये मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह दिया है। तो आई थिंक आपके लिए बेसिक आइडिया समझना बस जरूरी है कि कॉपरेट करने में दोनों का भला होता है प्रिजनर्स डायलेमा गेम में। कंपटीशन के केस में क्या होता है, किसी ना किसी एक को ज्यादा दिक्कत होगी और हमें नहीं पता दूसरा बंदा क्या बोलेगा। हो सकता है शिवानी अपनी तरफ से compete कर ले और उधर से श्रीनिधि भी compete कर दे। शिवानी को लगे कि भाई मैंने बोल दिया मैं फ्री हो जाऊंगी, बट मैं श्रीनिधि से भी तो यही पूछ रहा हूँ, क्या पता श्रीनिधि भी compete कर जाए और श्रीनिधि भी बोल दे कि भाई उसने किया है। तो इस केस में दोनों को ही काफी साल जेल में बिताने पड़ेंगे, मतलब दोनों को ही जेल हो जाएगी, और दोनों को बल्कि ज्यादा साल जेल में बिताने पड़ेंगे, क्योंकि अब दोनों ने ही एक दूसरे का क्राइम कंफर्म कर दिया, दोनों ने ही compete कर दिया। और अगर कोई एक compete करता है दूसरा compete नहीं करता, तो फिर ऑब्वियसली वो फ्री हो जाएगा और दूसरा लाइक मतलब जेल में रहेगा। तो इस पूरी गेम में हमें ये समझ आता है कि कॉपरेशन इज ऑलवेज द बेस्ट पॉसिबल वे इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, चाहे वो प्रिजनर का ही डायलेमा क्यों ना हो, है ना। कि अगर तो आप कॉपरेट करते हैं तो आपको बेटर रहेगा, दोनों को ही कम सजा होगी। दिस इज द प्रिजनर्स डायलेमा गेम। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। ये सिंपल बस एक मतलब ऐसी गेम बनाई गई है, कैसा एक्सपेरिमेंट वगैरह मतलब इस पे काफी होते हैं। इससे हम लोगों का कॉम्परेशन या कंपटीशन लेवल चेक करने की कोशिश करते हैं। समझ आया प्रिजनर्स डायलेमा? Yes, sir. है ना। Yes, yes, sir. ओके तो मतलब ऑब्वियसली इससे भी हमें ये समझ आया कि कॉपरेशन हर सिचुएशन में बेटर माना जाता है, ठीक है। नाउ देयर वर सम रीजंस कि किस मतलब किन रीजन से ये डिटरमाइन होता है कि लोगों के बीच में कॉपरेशन रहेगा या फिर कंपटीशन रहेगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो ऑब्वियसली एक रीजन है वो है हमारा रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, जो कि अपने आप में ऑब्वियस पॉइंट भी है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि दो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक एक बेस्ट फ्रेंड है, लेट्स से कि गुरबानी और खुशी बेस्ट फ्रेंड है, लेट्स एज्यूम। तो ये दोनों बचपन से ही साथ में हैं और एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं वगैरह, है ना, मतलब ऐसे सच में वाले बेस्ट फ्रेंड है कि इमोशनली भी कनेक्टेड है। तो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर अगर इस तरीके का है कि ये दोनों एक ही कंपटीशन में है, जहां पर मतलब लाइक किसी एक की ही विक्ट्री है ना। रिवॉर्ड स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ग्रुप मतलब इनके क्लास में कोई लेट्स से कुछ एक्ट हो रहा है और वहां पर कोई एक ही बंदा विनर हो सकता है। तो इफ दिस इज द केस कि ओनली वन कैन बी द विनर, दूसरे को हारना पड़ेगा किसी एक की जीत के लिए, तो फिर ऑब्वियसली वहां पर कंपटीशन हो जाएगा, इवन आफ्टर कि वो बहुत अच्छे दोस्त है तो भी, क्योंकि रिवॉर्ड स्ट्रक्चर ही ऐसा है, कोई एक ही विक्ट्री को हासिल कर सकता है। तो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से भी मतलब ये डिटरमाइन होता है कॉपरेशन होगा या कंपटीशन। अगर कहीं पर ऐसा हो कि हर कोई जीत सकता है, हर किसी को इक्वली रिवॉर्ड मिलेगा, तो फिर तो कंपटीशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे ना, फिर compete लोग करेंगे ही क्यों, फिर तो वो कॉपरेट करके ही चलेंगे कि रिवॉर्ड एंडलेस है। एंड देन दूसरा आता है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन।
So when there is a good interpersonal communication, the cooperation is likely consequence, obviously. मतलब जब आपकी आपसी बातचीत अच्छी है, अब हम गुरबानी और खुशी को साथ में कोई काम करने को देंगे तो वो अच्छा ही करेंगे, मतलब ऑपरेशन रख के उस काम को करेंगे, क्योंकि वो आपस में बेस्ट फ्रेंड है, सिंपल है ना, उनकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छी है. एंड देन कम्स द रेसिप्रोसिटी. रेसिप्रोसिटी मीन्स, ये जरूरी है, रेसिप्रोसिटी मीन्स दैट पीपल फील obliged टू रिटर्न व्हाट दे गेट, राइट. ये शायद प्रो सोशल बिहेवियर के टॉपिक में भी मैंने आपको समझाया था. इफ रिमेंबर, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि इंडियन फैमिलीज में हम ऐसा करते हैं, है ना. इस फैमिली ने तो भाई 5,000 का शगन डाला था, सिर्फ 2 लोग आए थे, तो भाई हमारा भी धर्म बनता है कि हम इनके लिए भी अच्छा ही करें, उनके जब शादी में जाएं तो हम वहां पर भी कुछ अच्छा ही दें, बल्कि 5 के हम उनको 11 ही दें, है ना, ऐसा हम सोचते हैं. तो दैट इज रेसिप्रोसिटी. तो बेसिकली हम कभी कभार रेसिप्रोकेट भी करते हैं, जैसा दूसरे ने हमारे साथ किया होता है, उस चक्कर में भी हम उसके साथ कॉपरेशन में इंडल्ज होना चाहते हैं. उसने मेरे साथ कॉपरेट किया, मेरी हेल्प करी, तो मैं भी उसको हेल्प करूंगा. इनिशियल कॉपरेशन में एनकरेज मोर कॉपरेशन, कंपटीशन में प्रोवोक मोर कंपटीशन. सिंपल. अगर किसी ने आपको compete किया था पहले पास्ट में, तो आप उससे और ज्यादा compete करेंगे. अगर किसी ने आपसे स्टार्टिंग में कॉपरेट रह के चले थे, तो आप भी उसके लिए कॉपरेशन रख के ही चलना पसंद करेंगे. ठीक है, सिंपल है. तो रेसिप्रोसिटी की वजह से करते हैं कि उसने मेरे साथ किया तो मैं भी मतलब कॉपरेट करूंगा, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो भी कॉपरेशन होगा. रिवॉर्ड स्ट्रक्चर अगर ऐसा होगा कि एंडलेस रिवॉर्ड है, हर किसी को मिल सकता है, तो भी लाइक वहां पर कॉपरेशन होने के चांसेस हैं. अगर कोई एक ही विनर हो सकता है तो कॉम्पिटिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं कि क्यों कॉपरेशन या कॉम्पिटिशन होता है. कॉपरेशन कॉम्पिटिशन क्या होता है उसकी डिफाइन भी तुम्हें पता चल गई. और ये एक प्रिजनर्स डायलेमा गेम है, इसको एक बार रीड जरूर कर लेना, सो दैट तुम्हें बेटर समझ आ जाए. ठीक है, इज इट क्लियर यहां तक, कॉपरेशन और कंपटीशन? Yes, sir. ओके, फाइन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपली द सोशल आइडेंटिटी. अब हम सोशल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सोशल आइडेंटिटी भी जरूरी हो जाता है. तो आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था ऑलरेडी, है ना, चैप्टर 2 में तुमने पढ़ा है शॉर्ट में. एक तुमने पढ़ा था पर्सनल सेल्फ और सोशल सेल्फ, और एक तुमने पढ़ा था अपनी सोशल आइडेंटिटी और पर्सनल आइडेंटिटी. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज सोशल आइडेंटिटी? यस, एनीवन? which connected us to a group. राइट, सम एट्रीब्यूट्स दैट कनेक्ट अस टू एनी ग्रुप. ये किसने बोला, अवनी या गुरबानी? अपनी. अच्छा, ठीक है. तो दोज एटीट्यूड्स या एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज व्हाटएवर, है ना, दैट कनेक्ट यू टू अ ग्रुप, दिस इज योर सोशल आइडेंटिटी. अब उसी चीज को फर्दर यहाँ पर थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताया गया, तो इसके जो मेन चीजें हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं. ठीक है. One's self definition of who he or she is, right, obviously related to the qualities. It includes both personal attributes and attributes that we share with others. हमारे ऐसे attributes जो हम लोगों के साथ mainly share करते हैं. When we make a strong social identity with our group, the categorization as in group and out group becomes salient. अब हम सोशल आइडेंटिटी को यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा अगला टॉपिक है इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट. हम क्योंकि आगे कन्फ्लिक्ट पे बात करने वाले हैं, आपसी दो ग्रुप्स के बीच के कन्फ्लिक्ट में बात करने वाले हैं, इसीलिए हमने उससे पहले सोशल आइडेंटिटी को समझना जरूरी हो जाता है. जैसे कि अगर तुम अपने आप को ऐसे डिफाइन करते हो कि तुम एक हिंदू हो, फॉर एग्जाम्पल, तो तुम बाकियों को अलग तरीके से देखोगे कि क्योंकि मैं हिंदू हूं, ये मेरा इन ग्रुप हो गया. ये सारे टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, इन ग्रुप आउट ग्रुप वगैरह, चैप्टर 7 में ही, इसी चैप्टर में हमने पहले सीबीएसई के लिए पढ़ा था. और आउट ग्रुप की तरह हम परसीव करते हैं सभी उन लोगों को जो हमारा ग्रुप सिंपली नहीं होते हैं. तो नाउ बिकॉज आई एम हिंदू एंड आई डू एम्फसाइज इट अ लॉट, सो देयर आर चांसेस कि मैं दूसरे बंदे को एज मुस्लिम, एज हिंदू, एज सिख, ईसाई वगैरह इस तरीके से ही परसीव करूंगा, रेदर देन उसकी पर्सनल आइडेंटिटी पर फोकस करना. राइट. तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है हु एम आई, लाइक मतलब ना, हैव यू एवर आस्क्ड द क्वेश्चन हु एम आई,
What was your answer to this question? Probably the answer was that you are a hard working people, you are happy go lucky. This answer tells you about your social identity. It is one's definition, ये आपको यहाँ पर इसकी define मिल रही है, one's definition of who he or she is. This self definition may include both the personal attributes, मतलब आपके खुद के personal attributes, और then आपके social attributes दैट यू शेयर विद अदर्स, है ना, जैसे गर्ल बॉय वगैरह, ये बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ आप ही लड़के लड़की हो, बहुत सारे लोग हैं. Although some aspect of your identity are determined by the physical characteristics, that we may acquire other aspects such as the consequence of our interaction with others in society. मतलब बाकी भी actions हम perceive करते हैं, जैसे कि what do you think about friends, है ना, that is also the aspect of that. या आपके दोस्त कैसे हैं, आप अपने आप को लेट्स से इस स्कूल में बिलोंग करते हो ना, यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर स्कूल, तो आप मानते हो मैं स्कूल का हूँ, दैट इज ऑल्सो योर आइडेंटिटी. जैसे हम मानते हैं हम इंडियंस हैं कि हम इंडिया में बिलोंग करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो आर सोशल आइडेंटिटी, राइट. कि जिस आइडेंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने, दैट सिंपली बिकम्स आर सोशल identity. Okay, this is something, the attributes that I possess and I like show it in front of you, so this becomes my social entity. बाकी इसमें और ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये सब वही है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है. बल्कि इस टॉपिक में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में भी दे रखा है, यहाँ पर पर्सनल एंटिटी सोशल एंटिटी को मिक्स करके दे रखा है, तो जो आपको पता है वो बल्कि ज़्यादा बेटर आइडिया है, तो स्टिक अप टू दैट ओनली, ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज, पर्सनल एंड सोशल. सोशल आइडेंटिटी का मतलब होता है आपके ऐसे एट्रीब्यूट्स जो आपको दूसरों से लिंक करवाते हैं, दैट इज सिंपली योर सोशल आइडेंटिटी, जो आप सोशली डिपिक्ट भी करते हैं, ठीक है. अब देन फर्दर मेन टॉपिक हमारा यहाँ पर आता है जिसकी वजह से हमने इसको पढ़ा है, दैट इज द इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट. क्यों होते हैं इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट? इसका सिंपल रीजन है बिकॉज वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग आवरसेल्व्स एज वी एंड दे, है ना. तो जब आप अपनी सोशल आइडेंटिटी पे फोकस करोगे तो आपके शब्द कुछ इस तरीके के हो जाएंगे, वी एंड दे में आप बातें करना स्टार्ट कर दोगे. अब जो इसके अगला टॉपिक है उसको हम जल्दी से मतलब ऑब्वियसली कवर कर लेंगे क्योंकि वो सिर्फ रेजोल्यूशन की स्ट्रेटजीज हैं, तो वो ऑब्वियसली वी विल डू. बट फिलहाल इस टॉपिक को थोड़ा ढंग से करने की जरूरत है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको एक बार हम लाइन बाय लाइन रीड करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है. सो एनीवन इसको एक बार रीड करो स्टार्टिंग से. ओके, एनीवन में से शिवानी कैन यू रीड, क्योंकि एनीवन बोल के तो तुम करोगे नहीं, है ना, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. Conflict is a process in which either an individual or a group perceives that others have opposing interests and both try to contradict each other. There is this intense feeling of we and other, also referred to as they. There is also a belief by both parties that the other will protect only its own interests. Theirs interest will therefore not be protected. There is not only opposition of each other, but they also try to exert power on each other. एक सेकंड. फर्स्ट ऑफ ऑल कन्फ्लिक्ट की ये डिफाइन आपको यहाँ पर सिंपली मिल गई है ना, स्टार्टिंग में जो है ये सिंपल हमारी कन्फ्लिक्ट की डिफाइन है. कन्फ्लिक्ट क्या होता है? व्हाट इज अ कन्फ्लिक्ट? कन्फ्लिक्ट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से या फिर एक ग्रुप दूसरे इंडिविजुअल या ग्रुप को अपने से अपोजिंग इंटरेस्ट्स वाला परसीव करता है, और वो दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करते हैं. ऑब्वियसली दिस इज अ कन्फ्लिक्ट ना, कि तुमने मुझसे कुछ अलग बात बोली तो मैं तुम्हें उसके अगेंस्ट में लाइक व्यूज दूंगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, नहीं जी ऐसा नहीं है, ये तो इस तरीके से. तो हम एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को इस तरीके से परसीव करते हैं कि उसके इंटरेस्ट हमसे अलग हैं. तो इसीलिए हम वी और दे वाली फीलिंग भी यहाँ पर ले आते हैं कि दिस इज वी एंड दैट इज दे. वो अपनी बात करेंगे, सिर्फ हमारी बात नहीं करेंगे, हमारे इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे, ये फीलिंग भी यहाँ पर हमारे मन में आ जाती है. आगे पढ़ो. Groups have been found to be more aggressive than individuals. This often leads to escalation of conflicts. All conflicts are costly as there is a human price for them. In wars, there are both victories and defeats, but the human cost of war is far beyond all this. Various types of conflicts are commonly seen in society which turn out to be costly for both sides.
as well as for society. मतलब इन शॉर्ट इन्होंने बताया कि कन्फ्लिक्ट तो ऑब्वियसली किसी भी मायने में किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं यहाँ पर, है ना। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि चैप्टर 7 का लास्ट पार्ट, एंड दैट इज द रीजन आई वांटेड टू एंड दिस चैप्टर टुडे ओनली, कि इसमें कुछ है नहीं स्पेसिफिक कि बहुत ज्यादा हम इस चीज को स्ट्रेच करके रखें, राइट। तो वैसे भी आपका सिलेबस आ गया, अभी बहुत पड़ा है, पूरे 2 चैप्टर हैं नहीं, फिर हमने रिवीजन भी करनी है, तो जितना जल्दी इन चीजों को कर लें उतना बेटर है। तो एज यू कैन सी, एज यू कैन रीड, दिस इज वेरी इजी टॉपिक। कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली बुरा है, सबके लिए बुरा है, सोसाइटी के लिए बुरा है, कभी किसी का भला नहीं हुआ भाई कॉन्फ्लिक्ट से। ह्यूमन कॉस्ट एक यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, दोनों का टाइम खराब होता है, और किसी का भी फायदा कॉन्फ्लिक्ट में कभी भी नहीं होता है, राइट। अब लेट्स से फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में एक प्रोटेस्ट चल रही है, फार्मर वहीं बैठे हुए हैं, ना ही फार्मर्स का फायदा है ना ही गवर्नमेंट का फायदा है, उनकी भी इमेज खराब हो रही है, उधर से अब धीरे धीरे फार्मर्स की भी इमेज खराब हो रही है, मतलब देयर इज नो प्रॉफिट, राइट। अब इसे फिर कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उसकी भी आगे बात करेंगे स्ट्रेटजीज पे, बट अभी फिलहाल यहाँ पर हमें कुछ रीजन बताए गए हैं कि क्यों होते हैं कॉन्फ्लिक्ट, क्या रीजंस हैं, तो एक बार इसको भी रीड कर दो। Mentioned below are some of the major reasons for group conflicts. One major reason is lack of communication and faulty communication by both parties. This kind of अच्छा communication. एक चीज मैं यहाँ पर मिस कर गया जो जरूरी है आपके लिए समझनी और जाननी, वो ये लाइन है जो मैंने मार्क करी थी बट मैं बताया ना, भूल गया। ग्रुप्स हैव बीन फाउंड मोर अग्रेसिव देन इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है कि लोग अकेले में ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते हैं जितना वो अपने ग्रुप के साथ होते हैं। लाइक देयर इज वन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फाइट, या फिर देयर इज वन ग्रुप टू ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। ग्रुप टू ग्रुप विल बी मोर डेंजरस देन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, राइट। और ये चीज ऑब्वियसली देखी भी जा चुकी है, और इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन बताना जरा क्या हो सकता है। व्हाट टॉपिक कैन बी रिलेट हियर फ्रॉम चैप्टर 7 ओनली, जो हमने सीबीएसई में भी पढ़ा था। ऐसा क्यों है कि इंडिविजुअल से ज्यादा एक्सट्रीम या खतरनाक ग्रुप होता है? यस, व्हिच टॉपिक कैन यू रिलेट हियर? एक अकेले इंसान से ज्यादा ग्रुप में चांसेस हैं कि कुछ एक्सट्रीम होगी चीज या लड़ाई झगड़ा। ग्रुप पोलराइजेशन। एग्जैक्टली, ग्रुप पोलराइजेशन, राइट। क्योंकि वो एक्सट्रीम में हम जब कोई भी काम करते हैं तो वो ग्रुप में ही करते हैं। इसके ऑब्वियसली बहुत सारे एग्जांपल्स भी डिस्कस्ड इन द क्लास। बचपन में किसी की बेल बजा के भागनी, मास बंक का होना, ये सब चीजें ग्रुप में होती हैं, अकेले में नहीं होती। खैर, ओके। सो मतलब यही रीजन था कि यहाँ पर बात लिखी है, ठीक है। हाँ, अब एक बार रीड करो शिवानी दोबारा से। वन मेजर रीजन, One major reason is lack of communication and faulty communication by both parties. This kind of communication leads to suspicions. That is, there is lack of interest, hence conflict लैक results. ऑफ ट्रस्ट, है ना, लैक ऑफ Another reason for intergroup conflict is relative deprivation. It arises when members of a group compare themselves with members of another group and perceive that they do not have what they desire to have, which the other group has. In other words, they feel that they are not doing well in comparison to other groups. This may lead to feelings of deprivation and discontentment, which may trigger off conflict. हम्म तो पहले Another पॉइंट cause में of क्या था, conflict. एक सेकंड, हाँ, पहले पॉइंट में क्या समझ आया कि क्यों होते हैं कन्फ्लिक्ट। एक सबसे बड़ा रीजन क्या है? ऑब्वियसली कि भाई यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन होती है या लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही है दोनों की आपस में, फॉल्टी कम्युनिकेशन है या मिसकम्युनिकेशन होती है, उस वजह से आपका एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं बन पाता है। दूसरा रीजन क्या होता है कन्फ्लिक्ट का? ये भी हो सकता है कि कई बार ग्रुप्स को ऐसा लगता है कि दूसरे के पास जो है वो मेरे पास नहीं है, इस वजह से भी, उस डेप्रीवेशन की फीलिंग से भी कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, राइट। जैसे अच्छा, ये तो आपने फील किया होगा क्लासेस वगैरह में, स्कूल टाइम में ये चीज बहुत होती है, अभी बेशक नहीं तो और कुछ 1-2 साल पहले किया होगा, 8th-9th में किया होगा, हो सकता है अभी भी करते हो। कुछ बच्चे आपको ऐसा लगता है जी इनको टीचर ज्यादा ध्यान देती है, ये टीचर के ज्यादा चेप रहते हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट, है ना, कि इनको कुछ स्पेशल अटेंशन मिल रही है। और ऐसे कुछ बच्चे होते हैं और कुछ फिर ऐसे होते हैं जो इनसे मतलब जेलेसी सा फील करते हैं, ये जेलेसी नहीं तो मतलब दे फील कि यार ये ठीक नहीं है, टीचर इनको ज्यादा कर रही है ना। तो मतलब वहां पर भी एक कन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस हो जाते हैं कि यार दे आर गेटिंग समथिंग जो हम नहीं
हमें नहीं मिल रही। और ये सिर्फ टीचर या क्लासरूम में नहीं, ऑब्वियसली और भी बहुत सी सिचुएशन में लागू हो सकता है। तो वो भी एक सबसे बड़ा रीजन बन जाता है कन्फ्लिक्ट का, जब हम कंपेयर करते हैं और हमें डिप्राइव्ड फील होता है किसी चीज से। ठीक है, आगे। Another cause of conflict is one party's belief that it is better than the other and what it is saying should be done. When this does not happen, both parties start accusing each other. One may often witness a tendency to magnify even smaller differences. Thereby, conflict get escalated because every member wants to respect the norms of his group. हाँ, क्या समझ आया इसमें, बताओ एनीवन? क्या समझ आया, क्यों कन्फ्लिक्ट होता है, क्या रीजन है? बोलो, इजी है ये तो। नीचे वाला पार्ट रहने दो, नॉर्म वगैरह वाला, ऊपर क्या समझ आया? किसी को कुछ समझ नहीं आया इसमें? टिल अदर, यहाँ तक? Let's try. Another cause of conflict is that one party believe that it is better than the other. What it is saying should be done. एक पार्टी अपने को सुपीरियर फील करती है अदर पार्टी से। Right, exactly. कि दो ग्रुप हैं, एक अपने आप को सुपीरियर मानने लग जाता है दूसरे से कि भाई मैं ज्यादा बड़ा हूँ, मैं मतलब ज्यादा लाइक वहां पर रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ, मेरा ग्रुप ज्यादा अच्छा है, तो जैसा हम बोलते हैं भाई वैसा ही होना चाहिए। इस वजह से भी यहाँ पर कन्फ्लिक्ट कई बार अराइज हो जाता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रुप्स, वन फील्स वी आर सुपीरियर देन द अदर, तो मेरी ज्यादा चलनी चाहिए, उस मेरी ज्यादा चलनी चाहिए, मैं ज्यादा हूं के चक्कर में हम दूसरे को छोटा समझने लगते हैं, और फिर वो भी ऑब्वियसली अपोज करेगा कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं है ना? तो इस तरीके से फिर वहां पर मतलब कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। A feeling that the other group does not respect the norms of my group and actually violates those norms because of a malevolent intent. मेलोवेंट इंटेंट, मेलोवेंट मतलब लाइक मतलब खराब है ना, गलत इंटेंट से वो जानबूझ कर अपने मतलब मेरे नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो भाई दूसरा ग्रुप हमारी मतलब ये वही नॉर्मल सी फीलिंग है कि तुम मेरे नॉर्म्स को एक्सपेक्ट नहीं करते, मेरे ग्रुप की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो हम भी इसलिए तुम्हारे ग्रुप की रिस्पेक्ट नहीं करते, दैट इज ऑल। आगे, डिजायर फॉर रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। Desire for realization for some harm done in the past would be another reason for conflict. रिटेलिएशन, ठीक है, रियलाइजेशन नहीं, सॉरी मैंने भी गलत बोल दिया, रिटेलिएशन of for some harm done in the past could be another reason for conflict, कि आप रिटेलिएट करते हो पास्ट पे कि भाई तूने पहले मेरे साथ ऐसा किया था, कि अगर पास्ट में किसी ने कुछ गलत किया उस वजह से भी हम दूसरों को कर सकते हैं ना। मतलब एक बार इसको आप गो थ्रू कर लो, जो तुम्हें लग रहा है हार्ड है वो मैं समझा दूंगा, आगे पढ़ो। Biased perceptions are at the root of most conflicts. As already mentioned earlier, feelings of they and we lead to biased perceptions. ये इजी था, वी और दे की फीलिंग मन में आ जाती है। मैं हिंदू हूं तो भाई दूसरे को किसी भी और कम्युनिटी में ही देखूंगा, तो वो फीलिंग से ही हम बायस्ड हो जाते हैं ऑलरेडी ही। फिर छोटी छोटी चीजों को भी हम ज्यादा समझेंगे, हो सकता है नॉर्मल बिहेवियर हो, है ना? जैसे कई लोग सच में ये चीज करते हैं, और ये बहुत गलत है, खराब है, कि जो भी कोई माइनॉरिटी है ना, मोस्टली अगर आप देखो कि जो कोई इस तरीके से अपने आप को मानता है कि भाई मैं हिंदू हूँ, है ना, उस चीज पे बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करता है। ज्यादातर ऐसे लोग दूसरों को, मुस्लिम लेट्स से कोई है, तो उसको इस तरीके से देखेंगे भाई ये नॉनवेज ही खाता है, ये तो गलती है ना? ऐसा नहीं है कई हिंदू नहीं खाते, वो भी तो खाते हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल था, बट हाँ मतलब ऑब्वियसली हम छोटे छोटे डिफरेंस को उनकी कम्युनिटी से लिंक करने लग जाते हैं कि ये चीज है तो भाई ये इसीलिए है क्योंकि ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करना है ना, क्योंकि वो वी और दे की फीलिंग हमारे मन में आ जाती है। ठीक है, आगे। Research has shown that when acting in groups, people are more competitive as well as more aggressive than when they are on their own. Groups compete over scarce resources, both material and resources.
that is territory and example territory and money as well as social resources, respect and esteem. तो मतलब जब हम अकेले किसी काम को कर रहे होते हैं या ग्रुप्स में किसी काम को कर रहे होते हैं तो हम ज़्यादा अग्रेसिवली उन कामों को करते हैं बिकॉज वी नो कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। दूसरा ग्रुप भी इस रिसोर्स को लेना चाह रहा है, हम भी उस रिसोर्स को लेना चाह रहे हैं, चाहे वो सेल्फ रिस्पेक्ट हो या वो एस्टीम हो कि भाई हमारे ग्रुप की रिस्पेक्ट ज़्यादा होनी चाहिए, हमें ज़्यादा अच्छे से देखना चाहिए दूसरे से, तो उसमें हम कंपटीशन में आ जाते हैं, राइट। जैसे अब एक है कि आपका दो लोगों का लेट्स से जस्ट नॉर्मली दो लोगों का मैच है आपस में, दो इंडिविजुअल्स का, वहां पर इतना ज्यादा मतलब अग्रेशन या इतना ज्यादा वो एनर्जी आपको देखने को नहीं मिलेगी, जितना ज्यादा इंटेंसिटी अगर वो हो जाए कि एक बंदा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। वहां पर वो अग्रेशन थोड़ा और ज्यादा रहेगा। यू आर रिप्रेजेंटिंग ग्रुप, लाइक यू आर, एक तरीके से देखा जाए तो ग्रुप के साथ हो आप, है ना। खैर, देन नेक्स्ट, Perceived inequity is another reason for conflict. Equity refers to distribution of rewards in proportion to an individual contribution. If you contribute more and get less, you are likely to feel irritated and exploited. सी नाउ सी, ये एक बार ये डायग्राम देखो, ये क्या लिखा है कि इक्विटी क्या होता है। ये मैंने आपको क्लास में समझाया था, इफ यू रिमेम्बर चैप्टर 6 में जब हम बात कर रहे थे, है ना, कि इक्विटी के बेसिस पे चीजें होनी चाहिए। ये वही वाला सेम इक्विटी है। तो यहाँ पर इक्विटी की डिफाइन है, इक्विटी रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स इन प्रपोर्शन टू इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन, राइट। जैसे कि आपका रिवॉर्ड अपॉन आपकी कंट्रीब्यूशन, और आपके फ्रेंड का रिवॉर्ड और या आपके फ्रेंड्स के रिवॉर्ड और उनकी कंट्रीब्यूशन। जैसे ग्रुप वर्क में क्या होता है कि मैं क्या किया करता था अपने स्कूल में, जब कोई प्रोजेक्ट मिलता था लाइक 8th 9th क्लास तक ज्यादातर, कि आई वाज लाइक भाई मैं सीडी ला के दे दूंगा, पीपीटी तुम बना लो, मैम को तुम प्रेजेंट कर देना, मैं सीडी ला के दे दूंगा, मेरा कंप्यूटर यूज कर लेना। तो जिस बंदे ने सच में पूरा प्रेजेंट किया है, सच में पूरी पीपीटी बनाई है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो उसका है ना। 10 में से 10 नंबर मेले भी रख गए। तो दिस वाज इक्वालिटी, कि सबको इक्वली हमने कर दिया। बट इक्विटी उससे बढ़िया चीज होती है, एक अच्छा टॉपिक है, बेटर क्राइटेरिया है लोगों को जज करने का, लोगों को रिवॉर्ड करने का, लोगों के साथ डील करने का। तो वी शुड ऑलवेज फॉलो दैट इक्विटी। तो हमें बेसिकली कई बार इनइक्विटी फील होती है, हमें कई बार ऐसा फील होता है ग्रुप में, जैसे यही एग्जांपल है कि भाई मेरा एफर्ट ज्यादा था। अब अगर उसको फील हो, मेरे उस दोस्त को, जो कि जायज भी है, कि भाई मैंने सब काम किया, मुझे 10 नंबर मिले, तूने सिर्फ सीढ़ी ला के दे दी, तेरे को भी 10 मिल गए, ये गलत है, ये चीज सही नहीं है। तो इस वजह से वहां पर कंफ्लिक्ट होगा, क्योंकि उसे लगेगा इक्विटी मेंटेन नहीं हुई है यहाँ पर, राइट। क्लियर? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके, ठीक है। फर्दर एक सेकेंड, दिस इज जस्ट लाइक, मतलब एक बार रीडिंग वाला है, यहाँ से कुछ चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये बुक वगैरह जो दी है, एक बार एक काम करो, आप इसको भी रीड कर ही लो, है ना, एक बार जस्ट गो थ्रू इट ये पूरा, क्योंकि हमने इतना जब कर लिया और ये लास्ट चीज ही रह गई है, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर मैंने अभी छुड़वा दिया तो आई थिंक आप दोबारा से पढ़ोगे भी नहीं इस टॉपिक को। तो इसलिए एक बार जस्ट रीड इट एंड एंड इट देन। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स। Conflict between groups give impetus to a series of social and cognitive processes. These processes harden the stand of each side, leading to in-group polarization. This may result in collision formation of like-minded parties, thereby increasing the apprehensions of both parties, resulting in misperceptions and biased interpretations and attributions. The result is increased conflict. Present day society is fraught with various intergroup conflicts. These are related to caste, class, religion, region, language, just to name a few of them. Gardner Murphy wrote a book entitled In the Minds of Man. Most conflicts begin in the minds of man and then go to the field. Explanations of such conflicts can be at the structural, group, and individual levels. Structural conditions include high rates of poverty, economic and social
stratification, inequality, limited political and social opportunity, etc. Research on group level factors has shown that social identity, realistic conflict between groups over resources, and unequal power relations between groups lead to escalation of conflict. At the individual level, beliefs, biased attitudes, and personality characteristics are important determinants. It has been found that at the individual level, there is a progression along a continuum of violence. Very small acts that initially may have no significance, like calling the other group a name, may lead to psychological changes that make further destructive actions possible. Dustich identified the following consequences of intergroup conflict. Communication between the groups become एक poor. सेकेंड एक सेकेंड एक The सेकेंड अब यहाँ पर क्या है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसने बहुत सारी रिसर्चेज मतलब करी हैं पहले भी, जो मैंने आपको ऊपर एक बताई थी, है ना, कि जब पजल की हमने बात करी तो ऑब्वियसली इसका नाम फिर जरूरी हो जाएगा। तो एक आपको ये नाम यहाँ पर याद करना है इस टॉपिक से, कि इस पर्सन ने काफ़ी मतलब रिसर्चेस करी हैं, ठीक है, और क्या क्या करी हैं, क्या क्या इसका कंट्रीब्यूशन है, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न, कि इसका पजल वाला एक्सपेरिमेंट था। तो इस तरीके से एमसीक्यू में ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। दूसरा, गार्डनर मर्फी ने कौन सी बुक लिखी, इसका बुक का क्या नाम था, उस बुक का मेन आइडिया क्या था, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका मेन आइडिया क्या है बोलने का, कि पहले वो चीज हमारे मन में अराइज होती है। गार्डनर मर्फी ने ये लिखा था इन द माइंड्स ऑफ द मेन, कि सबसे पहले चीजें सीधा आपके ग्राउंड में आपको देखने को नहीं मिलती हैं, राइट, कि ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम में जो इश्यूज हमें आज के टाइम पर अपनी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं वो सीधा ग्राउंड में ही आ गए हैं। पहले कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में ही पैदा होता है, वो चीजें, वो डिफरेंसेस हमारे माइंड में ही हम जनरेट करते हैं, तब जाके वो बिहेवियर्स में वो चीजें सारी सामने आती हैं, राइट। He said that explanation of conflicts can be at structural, group और individual levels, कि हम ग्रुप को स्ट्रक्चरल लेवल पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कन्फ्लिक्ट्स को, ग्रुप लेवल पे भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, और ये सारे कन्फ्लिक्ट्स हमारे मन में ही पहले स्टार्ट होते हैं, सिंपल। एंड देन इसने फिर फर्दर कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिए थे, कि जब जब भी इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसकी वजह से ये सब कुछ वहां पर होगा। कम्युनिकेशन हमारी बेकार हो जाएगी, आपसी कम्युनिकेशन दूसरे ग्रुप के साथ, हमारे डिफरेंसेस और ज्यादा हैवी हो जाएंगे, जब जब एक भी कन्फ्लिक्ट हुआ तब और ज्यादा हमें डिफरेंसेस फील होने लग जाएंगे आपस में, हमारा पावर, लेजिटिमेसी एक दूसरे के ऊपर एक्सरसाइज करना वो भी बढ़ जाएगा, और देन एस्केलेशन हो जाएगी और भी सारे छोटे छोटे फैक्टर्स की वजह से, हमारा एटीट्यूड वगैरह, एस्केलेशन मतलब बढ़ना, तो ये कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे और बढ़ता रहेगा, मतलब अगेन रेसिप्रोसिटी वाली चीज दोबारा आ जाएगी, उसको लूप बना देगी, कि हमने कन्फ्लिक्ट किया दोबारा कन्फ्लिक्ट होगा, है ना। तो कम्युनिकेशन खराब हो जाएगी, डिफरेंसेस और बढ़ जाएंगे, एक दूसरे पे पावर अपना एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रहेंगे, और ज्यादा कन्फ्लिक्ट मतलब बढ़ते रहेंगे, क्योंकि पहली बार एक बार हमने कन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दिया। सो दीज आर सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस जो ड्यूसिच ने हमें बताने की कोशिश करी थी, ठीक है। अब देन फर्दर ऑब्वियसली कुछ बेसिक चीजें आपको बताई गई हैं, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्ट्रेटजीज हैं, और ये जरूरी नहीं है कि जितनी बुक में है आप सिर्फ उतनी लिखो, दिस इज अ वेरी बेसिक वैल्यू बेस्ड टाइप वाला टॉपिक। तो कन्फ्लिक्ट को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके लिए आप अगेन एक स्ट्रेटजी को याद कर सकते हैं, जिस वजह से ग्रुप हमारे मतलब इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट हमारे स्टार्ट होते थे, है ना, रीजन जो थे, ये सारे रीजन, इन्हीं सारे रीजंस को अगर हम उल्टा करके लिखने की कोशिश करें तो हम उसके रेजोल्यूशन की बात कर सकते हैं, है ना। लेट्स ट्राई। कम्युनिकेशन फॉल्टी है, कम्युनिकेशन अच्छी रखने की कोशिश करो, अपने डिफरेंसेस को ज्यादा मतलब वैल्यू देने की कोशिश ना करो, बायस परसेप्शन मत रखो, इंटर मतलब अपनी पर्सनल एंटिटी पर ज्यादा फोकस करो, कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन पर फोकस करो, वगैरह वगैरह। And then some are given here also. इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। सुपर ऑर्डिनेट गोल्स का क्या मतलब होता है, कि हम कंफ्लिक्ट को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वेरी हैवी कंफ्लिक्ट बिटवीन शिवानी एंड श्रीनिधि, तो व्हाट आई कैन डू टू रिजॉल्व दैट, उनको कुछ दिनों तक लगातार ऐसे काम दूं जो साथ में मिलके ही पॉसिबल है। ना शिवानी अकेले उस काम को कर सकती है, ना श्रीनिधि अकेले उस काम को कर सकती है, दोनों को एक दूसरे की नीड है काम को करने के लिए। दैट इज कॉल्ड सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। ऐसे गोल्स देना जो दो लोगों के मिलके ही मतलब वो पूरा कर सकें, अकेले कर ही ना पाए पूरा। अल्टरिंग परसेप्शन, उनके परसेप्शन बदलने की हम कोशिश करें एक दूसरे के बारे में। इंक्रीजिंग इंटर ग्रुप कॉन्टेक्ट, उन दोनों की आपस में कॉन्टेक्ट बढ़ाने की कोशिश करें, कई बार हम कॉन्टेक्ट ही नहीं करते हैं, अपने मन में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाते हैं। रीड्रॉइंग ग्रुप बाउंड्रीज, अपने ग्रुप की बाउंड्रीज को दोबारा से ड्रॉ करें, कि भाई
ये हमने शायद गलत बाउंड्री ही ड्रॉ कर ली है, ये चीजें मेरी, ये चीजें तेरी है, मतलब दोबारा से चीजों को हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, बाउंड्रीज को ड्रॉ करने की कोशिश करें, ये मेरी लिमिटेशन है, ये मेरा एस्पेक्ट है, यहाँ तक मैं यू वोंट से एनीथिंग, यहाँ तक आई वोंट से एनीथिंग, है ना, मतलब टू रीस्टार्ट दैट। एंड देन सम नेगोशिएशंस कैन बी देयर, हम एक थर्ड पार्टी को वहां पर बुला सकते हैं नेगोशिएट करवाने के लिए, कुछ स्ट्रक्चरल सोल्यूशन कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल सोल्यूशन का मतलब है गवर्नमेंट लेवल पर अगर हम चीजों को बदलने की कोशिश करें कि अगर लाइक मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल दो, जिस चीज की वजह से दिक्कत है, अगर रिवॉर्ड की वजह से दिक्कत है तो हम उस रिवॉर्ड स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दें कि उसको कंपटीशन के चांसेस ना क्रिएट हो, कोऑपरेशन के चांसेस हो वहां पर ज्यादा रहे। अगर वो किसी एक लाइक क्या बोलते हैं रिसोर्स के रिलेटेड है तो वहां पर स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस आ सकते हैं। एंड देन रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स ग्रुप्स नॉर्म्स, हम दूसरों को सिखाने की कोशिश करें कि भाई तुम उनके नॉर्म्स की रिस्पेक्ट करो, वो तुम्हारे नॉर्म्स की रिस्पेक्ट करेंगे रेसिप्रोसिटी के थ्रू। एंड दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर, है ना। तो मतलब मेनली आपने इसमें क्या बात याद रखनी है, कंफर्मिटी, कंप्लायंस, ओबीडियंस और केल्मन के ये तीन नाम, इनके अंदर के एक्सपेरिमेंट या टेक्निक जो भी थी, मिलग्राम, एश, ऑटोकाइनेटिक, ये तीनों टेक्निक्स, राइट। देन कंपटीशन कब होता है, कॉपरेशन कब होता है, इन दोनों की डिफाइन, क्या क्या डिटरमिनेंट्स हैं इनके, ये आपको पता होना चाहिए। सोशल एंटिटी की डिफाइन आपको पता होनी चाहिए। एंड देन इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं, क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट की डिफाइन, और हम उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। That is all that you need to learn, you need to remember. Okay, so we are done with our chapter 7. Is it clear? Yes, sir. Okay, it was not that hard, it was a little lengthy, yes, but it was not that hard. एक बार अब आप लोगों ने, आपके पास अब बहुत टाइम है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। अब फिलहाल आपकी क्लास आई थिंक मैंने सीधा 16th को ही रखी है ना, एक आपकी क्लास कल थी, और कल वाली क्लास में जो टॉपिक हमने करने थे वो हमने आज ही खत्म कर लिए। कल वाली क्लास में बेसिकली यही कॉन्फ्लिक्ट वगैरह करना था, तो मुझे लगा इतना ज्यादा स्ट्रेच करने वाला ये टॉपिक है नहीं, है ना, तो इसलिए इसको हमने थोड़ा जल्दी कर लिया। फिर भी कोई डाउट अगर तुम्हें बचा है तो ऑब्वियसली रीड एंड आस्क, आई विल आंसर दैट। अब देन फर्दर 16 तारीख को मिलेंगे, तो तब तक यू हैव टाइम, प्लीज यूटिलाइज इट, यू हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम एंड यू नीड टू लर्न इट। एमसीक्यू में लर्निंग जरूरी है, तो चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7, इन तीनों चैप्टर के जितने भी रिलेटेड टॉपिक अभी तक तुमने करे हैं उनको एक बार लर्निंग जरूर कर लेना, ठीक है। नोट्स आई विल शेयर इन द ग्रुप, सारे ही अभी ही, मतलब इन तीनों चैप्टर्स के ये वाले नोट्स अगर नहीं शेयर करें तो मतलब कर देता हूं मैं। तो जस्ट स्टार्ट योर प्रैक्टिस नाउ एंड स्टार्ट योर लर्निंग, ठीक है। अब 16 तारीख को मिलते हैं क्लास में। ऑल्सो 16 तारीख से मैंने लास्ट क्लास में भी तुमसे पूछा था, कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 3 बजे रख लेते हैं क्लास तो बेटर रहेगा, जैसे अभी भी लानिका बार बार बीच में छोड़ के जा रही है, और भी कई बच्चे इस टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, रीजन टाइमिंग ही है। तो 3 बजे की टाइमिंग हो जाएगी तो बेटर रहेगा, कुछ मतलब आधे महीने की फिर क्लास हमारी बच जाएगी ना, आधे महीने या और 10 दिन और। तो 3 बजे की क्लास में अगर तुम्हें इशू नहीं है तो 3 बजे रखेंगे, बेटर रहेगा, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. चलो ओके, दैट इज ऑल देन। अब मिलते हैं 16 तारीख को, बाय बाय।